हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम बेस्ड क्लासेस में। दोस्तों, गणित सीरीज की आज ये दूसरी सीरीज है जो पैडागोजी की चल रही है। तो चलिए प्रश्नों को हल करते हैं और देखते हैं आज के प्रश्न कैसे हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, राशिद कक्षा 5 में पढ़ता है। वह विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को भिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकता है, लेकिन त्रिभुज में 3 कोणों का योग 180 होता है के अमूर्त प्रमाण को समझने में उसे कठिनाई होती है। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार राशिद ... चरण पर है। दोस्तों, कह रहा है कि राशिद है जो कक्षा 5 में पढ़ता है, वह विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को भिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकता है, लेकिन त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 होता है। इसके अमूर्त प्रमाण को समझने में उसे कठिनाई होती है। दोस्तों, अमूर्त का मतलब होता है जो चीज़ें देखी न हो। दोस्तों, अमूर्त का मतलब होता है जो चीज़ें दिखाई न दे। ये त्रिभुज है दोस्तों, इसके तीनों कोणों का मान 180 होता है। आप सभी जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है दोस्तों। इसी को राशिद समझ नहीं पा रहा है कि ये तीनों कोणों का मान 180 कैसे है, क्योंकि ये दिखाई नहीं दे रहा है। उसको आकृति दिखाई दे रही है त्रिभुजों की, उसको वर्गीकृत कर ले रहा है, लेकिन उसको यह नहीं समझ में आ रहा है कि त्रिभुज के तीनों कोण 180 होंगे दोस्तों, क्योंकि अमूर्त प्रमाण को समझने में उसे कठिनाई होती है। जो दिखाई नहीं देता है उसको समझने में उसे कठिनाई हो रही है दोस्तों। तो कह रहा है कि पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार राशिद कौन से चरण पे है। दोस्तों, इसका कहने का मतलब है दोस्तों कि जो राशिद है वह चीज़ों को देखकर भली भांति समझ जाता है, हर तरह के आकृतियों को पहचानने में सक्षम है दोस्तों, लेकिन कह रहा है कि जो दिखाई नहीं देता उसको पहचानने में उसे कठिनाई होती है। लिख रहा है दोस्तों अमूर्त प्रमाण। अमूर्त का मतलब होता है जो चीज़ें दिखाई नहीं देती है तो बच्चा उसे बिना देखे समझने में कठिनाई लेता है दोस्तों। तो यही कह रहा है कि राशिद पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार कौन से चरण पे है दोस्तों। तो आइए ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन है दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है संवेदी गतिक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। दोस्तों, पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत जो है वह 4 सिद्धांत दिए हैं बच्चों के बारे में। आइए पहले उस सिद्धांत को देख लेते हैं, फिर समझते हैं कि आंसर कौन सा होगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ देखिए दोस्तों, लिखा है पियाजे का सिद्धांत विकासी अवस्था सिद्धांत कहलाता है। पियाजे का जो सिद्धांत है दोस्तों वह विकासी अवस्था सिद्धांत कहलाता है। कहने का मतलब है कि बच्चे का विकास कैसे होता है उस अवस्था के बारे में बताता है, उसी को कह रहा है विकासी अवस्था सिद्धांत कहलाता है। यह सिद्धांत ज्ञान की प्रकृति के बारे में और बतलाता है कि मानव कैसे ज्ञान क्रमशः इसका अर्जन करता है, कैसे इसे एक एक करके जोड़ता है और कैसे इसका उपयोग करता है। दोस्तों, जो संज्ञानात्मक विकास पियाजे द्वारा दिया गया है वह कह रहा है कि यह सिद्धांत ज्ञान की प्रकृति के बारे में जानता है कि ज्ञान की प्रकृति क्या है, ज्ञान को कैसे अर्जित किया जाता है, इसके बारे में पियाजे ने बताया और बतलाया है कि मानव कैसे क्रमशः मतलब एक एक करके दोस्तों क्रमवार इसका अर्जन करता है। अर्जन का मतलब होता है ग्रहण करता है दोस्तों। कैसे एक एक करके जोड़ता है और कैसे इसका उपयोग करता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए आगे देखते हैं कि कौन कौन सा इसका सिद्धांत है। इन्होंने 4 सिद्धांत दिया है दोस्तों। पहला सिद्धांत आपके सामने है, आप देख सकते हैं, लिखा है संवेदी पेशी अवस्था इंद्रिय जनित अवस्था 0 से 2 वर्ष होती है दोस्तों। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको एकदम याद करना है दोस्तों कि जो पहला उनका अवस्था है वह 0 से 2 वर्ष के लिए है दोस्तों। इसमें क्या क्या होता है ये देखते हैं। लिखा है
जन्म के समय शिशु वह जगत के प्रति अनभिज्ञ होता है। वह मतलब बाहर के जगत के प्रति अनभिज्ञ होता है दोस्तों। फिर कह रहा है धीरे धीरे वह आयु के साथ साथ अपनी संवेदनाएं व शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से बाह्य जगत का ज्ञान ग्रहण करता है। कह रहा है दोस्तों कि बच्चा जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ता है उसके अनुसार वह अपनी संवेदनाएं को व्यक्त करता है और शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से बाहर के जगत का ज्ञान अर्जित करता है दोस्तों। संवेदनाओं का मतलब होता है दोस्तों मन में होने वाले विचार या बोध और अनुभव। जो मन में विचार उठते हैं उसी को संवेदनाएं कहते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं कि छोटा बच्चा को जब आप कोई क्रिया करते हैं तो वो भी देख के अपने मन में संवेदनाएं व्यक्त करता है और उस प्रकार सारी क्रियाओं को करने का प्रयास करता है और बाह्य जगत के साथ ज्ञान को ग्रहण करता है दोस्तों। अगला पॉइंट है दोस्तों वह वस्तुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके, गंध के द्वारा तथा स्वाद के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। दोस्तों जब छोटा बच्चा होता है तो वह वस्तुओं को देखकर बहुत खुश होता है, रंगी बिरंगी वस्तुओं को और देख के। इसीलिए प्राइमरी में प्रिंट रिच संसाधनों का प्रयोग किया जाता है जिसमें बच्चा क्या करता है कि बहुत रंगीन वस्तुओं को देखकर बहुत उत्साहित होता है और बड़े बड़े चित्र से आकर्षित होता है। इसीलिए कह रहा है दोस्तों कि वस्तुओं को देखकर वह स्पर्श करके, गंध के द्वारा तथा स्वाद के माध्यम से ज्ञान को ग्रहण करता है और स्वाद के माध्यम से ज्ञान को ग्रहण करता है। कहने का मतलब है दोस्तों कि एक छोटा बच्चा है उसको अगर मिर्च दे दिया जाए तो तुरंत खाने लगता है। उसे यह नहीं पता होता है कि यह तीखा है, लेकिन जैसे उसका स्वाद चखता है उसे यह ज्ञान हो जाता है कि मिर्च खाने से हमें तीखा लगेगा। तो उसी को कह रहा है दोस्तों स्वाद के माध्यम से ज्ञान को भी ग्रहण करता है। छोटे छोटे शब्दों को बोलने लगता है, परिचितों का मुस्कान के साथ स्वागत करता है। दोस्तों आप देखें कि जो परिचित रहता है उसको देखकर हंसता है बच्चा और उसके साथ खेलता भी है तथा अपरिचितों को देखकर भय का प्रदर्शन करता है। दोस्तों आप तो इसका अनुभव अपने जीवन में किए होंगे दोस्तों, इसको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम पेशी अवस्था कहेंगे या इंद्रिय जनित। पेशी का मतलब होता है दोस्तों मांसपेशियों का प्रयोग करना। तो छोटा बच्चा जो होता है वो अपना हाथ पैर हिलाता है। इंद्रिय जनित का मतलब होता है दोस्तों इंद्रिय आप जानते हैं कि 5 होता है, आँख, नाक, कान, त्वचा, इन चीज़ों का उसमें प्रयोग ज़्यादा होता है दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं आगे, देखते हैं दूसरा क्या है दोस्तों। दूसरा पॉइंट है दोस्तों उनका कि 2 से 7 वर्ष, इसको कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसको आपको ध्यान से याद करना है दोस्तों, ये हमेशा पूछा जाता है सीटेट में। कोई भी ऐसा वर्ष नहीं है जिसमें इस पियाजे के सिद्धांतों को न पूछा जाए दोस्तों, तो इसलिए आप इसको हमेशा याद रखिए। लिखा है दोस्तों अवस्था में दूसरे के संपर्क में खिलौनों से अनुकरण के माध्यम से सीखता है। दोस्तों कह रहा है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा 2 से 7 वर्ष का जब होता है तो वह दूसरे के संपर्क में खिलौनों से अनुकरण के माध्यम से सीखता है। खिलौना मतलब अनुकरण का मतलब होता है दोस्तों दोहराना या नकल करना। तो खिलौनों के साथ जैसा जैसा खिलौना व्यवहार करता है वैसे वैसे ये भी नकल करके उसके माध्यम से सीखता है दोस्तों। और दूसरे के संपर्क का मतलब कि दूसरा व्यक्ति जैसा जैसा व्यवहार करता है उसके व्यवहार को देखकर नकल करता है। बच्चे नकल करके ज़्यादा सीखते हैं इस अवस्था में दोस्तों। अगला है खिलौने की आयु इसी अवस्था को कहा जाता है। देखिए दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप हमेशा याद रखिएगा कि खिलौने की आयु किस अवस्था को कहा जाता है। तो आप बताएंगे कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था मतलब 2 से 7 वर्ष। या पूछा जा सकता है कि खिलौनों की आयु की अवस्था किस वर्ष को कहा जाता है, तो 2 से 7 वर्ष होगा दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। इस अवस्था में शिशु गिनती गिनना, रंगों को पहचानना, वस्तुओं को क्रम से रखना, हल्का भारी का ज्ञान होना, ये सब हो जाता है दोस्तों उसको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। माता पिता की आज्ञा को मानता है, पूछने पर नाम बताता है दोस्तों, एवं छोटे छोटे कार्यों में मदद करना आदि सीख जाता है। लेकिन वह तर्क वितर्क करने योग्य नहीं होता, इसलिए इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है दोस्तों। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को वह तर्क करने की स्थिति में नहीं होता है दोस्तों, बस उसको ज्ञान होता है।
बस उसको वही ज्ञान होता है दोस्तों जो उसको बताया जाता है, जो वह सीखता है। ये तर्क करना नहीं जानता है। जैसे आप पारिवारिक परिवेश में ही देख लीजिए दोस्तों, जैसे होता है कि जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसको सिखाया जाता है कि ये मम्मी है, पापा है, भाई है, चाचा है। तो उसको सब नाम पता हो जाता है, वो देख कर पहचान भी लेता है दोस्तों कि ये पापा है, मम्मी है, चाचा है। लेकिन वो किस रिश्ते से चाचा है, किस रिश्ते से पापा है, किस रिश्ते से बुआ है, इसकी जानकारी उसको समझ नहीं होती है दोस्तों। वो तर्क नहीं लगा पाता है। इसी को कहते हैं अतार्किक चिंतन। जैसे कि प्राइमरी में पढ़ाया जाता है क से कबूतर, ख से खरगोश, इन सब चीज़ों को वह रट लेता है दोस्तों। उसको ज्ञान हो जाता है कि क से कबूतर होता है, ख से खरगोश होता है। लेकिन ये नहीं पता होता है कि कबूतर क्या है, खरगोश क्या है। उसी को अतार्किक चिंतन कहते हैं दोस्तों, जो बिना तर्क का होता है। फिर दिया है वस्तु अस्थायित्व का भाव जागृत हो जाता है। वस्तु अस्थायित्व का मतलब दोस्तों वह वस्तु को देखकर आकर्षित होता है और वस्तु को देखकर उत्साहित भी होता है। इसीलिए कह रहा है वस्तु अस्थायित्व हो जाता है दोस्तों। वस्तु के अनुसार वह सीखने की प्रक्रिया तेज होती है दोस्तों। हाँ, ठीक है। निर्जीव वस्तुओं में सजीव चिंतन करने लगता है, इसे जीववाद कहते हैं दोस्तों। निर्जीव का मतलब आप समझ रहे हैं दोस्तों, निर्जीव का मतलब होता है बिना जीव का। तो बच्चों को यह समझ में आता है उस समय, इस उम्र में दोस्तों, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, कि निर्जीव वस्तु भी सजीव की तरह काम करती है, ऐसा उनको प्रतीत होता है दोस्तों। आप देखें कि जब वो एक खिलौने से खेलता है तो उसको बार बार मारता है, लगता है कि ये भी कुछ हरकत करेगा, ऐसा उसको समझ में आता है। इसे ही जीववाद कहते हैं दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझना ही जीववाद कहलाता है दोस्तों। ये पूछ सकता है। फिर कह रहा है दोस्तों प्रतीकात्मक सोच हो जाती है, किसी के प्रति वह सोच पैदा करता है, किसी चीज को देखता है, किसी वस्तु को देखता है तो उसी को कह रहा है प्रतीकात्मक सोच। उसको देखकर अपनी हरकत करता है दोस्तों, सारी क्रिया करता है और सोचता है। अनुकरणशीलता आपको बता चुके हैं दोस्तों कि नकल करना देख के, उसी को कहते हैं अनुकरण। छोटे बच्चे अनुकरण करके ही सीखते हैं दोस्तों, जिसको अधिगम कहते हैं। ठीक है दोस्तों। शिशु अहमवादी होता है, दूसरों को महत्व नहीं देता। इस अवस्था में शिशु क्या होता है दोस्तों, अहमवादी होता है, जो अपने आप को ही मानता है, दूसरों को महत्व नहीं देखता है। आप देखें कि जब छोटा बच्चा रोने लगता है या नंगाई करता है किसी चीज़ के लिए, तो आप कितना उसे समझाने की कोशिश कर रहे हो, वो आपकी बात को नहीं मानता है दोस्तों। उसकी उसी को कह रहा है कि अहमवादी होते हैं बच्चे। तीसरी अवस्था है दोस्तों स्थूल मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। स्थूल मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। स्थूल का मतलब होता है जो चीज़ दिखाई देती है दोस्तों। मूर्त संक्रियात्मक मतलब कि जो चीज़ों को देख कर क्रिया करता है, उसी को मूर्त संक्रियात्मक कहते हैं दोस्तों। मूर्त मतलब होता है जो चीज़ें दिखाई देती है। लिखा है दोस्तों इस अवस्था में तार्किक चिंतन प्रारंभ हो जाता है। ये जो अवस्था है दोस्तों, इसमें तार्किक चिंतन बच्चा करने लगता है, तर्क लगाने लगता है। बालक का चिंतन केवल मुहूर्त प्रत्यक्ष वस्तुओं तक ही सीमित रहता है। मुहूर्त मतलब कि मूर्त, मूर्त यहाँ लिखा है दोस्तों, इसका मतलब मूर्त है। मूर्त वस्तुओं को देखकर, मूर्त का मतलब होता है जो वस्तुओं उसको सापेक्ष दिखाई देती है, उसके सामने प्रस्तुत हैं, उस वस्तुओं को देखकर वह चिंतन करने लगता है, केवल उसी के बारे में सोचता है दोस्तों। वह अपने समान उपस्थित दो वस्तुओं के बीच तुलना करना, अंतर करना, समानता करना जान जाता है दोस्तों। सही बतलाना, सही गलत व उचित अनुचित में विविध करना। विविध का मतलब होता है कई प्रकार से उस पर विचार करना। अगला पॉइंट है दोस्तों इसलिए इसे मूर्त चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इसको आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। पूछ सकता है कि मूर्त अवस्था चिंतन किस अवस्था को माना जाता है, तो पियाजे का तीसरी अवस्था जो पियाजे ने दी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसको माना जाता है, जिसकी उम्र होती है 7 से 12 वर्ष दोस्तों। ये 7 से 11 वर्ष आपको कहीं कहीं मिलेगी। हमने पढ़ा है 7 से 11 ही दोस्तों, आप भी 7 से 11 को ही ध्यान दीजिएगा। और 11 से 15 होती है चौथी अवस्था। बालक दिन, तारीख, समय, महीना, वर्ष आदि याद करने के योग्य हो जाता है दोस्तों। इस अवस्था में उत्क्रमणीयशीलता पाई जाती है, इसलिए इसे पलावटी अवस्था के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। भाषा एवं संप्रेषण का विकास इस अवस्था में हो जाता है दोस्तों। संप्रेषण का मतलब एक दूसरे से लगाव होने लगता है दोस्तों। चौथी अवस्था है दोस्तों औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था।
यह होती है दोस्तों 11 से 15 वर्ष। यहाँ दिया है 12 वर्ष के बाद 12 से 15, लेकिन 11 से 15 कहीं कहीं देता है, कहीं 12 से 15, दोनों सही है दोस्तों। ठीक है, इसमें पॉइंट है दोस्तों कि इस अवस्था में किशोर मूर्ति के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने योग्य भी हो जाता है दोस्तों। यहाँ मूर्ति की जगह दोस्तों मूर्त रहेगा, इसको ध्यान दीजिएगा। लिखा है इस अवस्था में किशोर मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन भी करने लगता है दोस्तों। मूर्त का मतलब होता है दोस्तों जो चीज़ें हमें दिखाई देती है, अमूर्त का मतलब होता है जो चीज़ें नहीं दिखाई देती है दोस्तों। जैसे एक बच्चा है, उसको जब, यहाँ एक उदाहरण लेके बताते हैं दोस्तों कि जैसे आप सभी उससे परिचित हैं। जैसे कोई ध्वनि होती है या कोई साउंड बजता है, मान लेते हैं आप देखें अपने परिवेश में डीजे बजता है, तो अब बच्चों को सुनाई देता है। तो जिस बच्चे को सुनाई दे रहा है वह बच्चा अगर यह सोचने लगे कि ध्वनि तो बज रही है, हमें सुनाई दे रही है, लेकिन उस किस रास्ते से हमारे कान में आ रही है, उसको रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों, जो अमूर्त है। अगर वह यह तर्क लगाने लगे और चिंतन करने लगे कि यह ध्वनि किस रास्ते से हमारे कान में आ रही है, कि सुनाई दे रही है, बज रहा है वहाँ लेकिन कान में हमारे सुनाई दे रहा है, क्या वजह है कि जो हमें सुनाई दे रहा है किस कारण से हमारे पास आ रही है, इस अमूर्त चीज़ को अगर चिंतन करने लगे तो वह औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में होता है दोस्तों। इसलिए इसे तार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है और इसी अवस्था को तार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इसको याद कर लीजिएगा। इस अवस्था में मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है, उसको सोचने समझने का पूर्ण विकास हो जाता है दोस्तों। इस अवस्था में परिकल्पनात्मक चिंतन पाया जाता है दोस्तों। जब परिकल्पना नहीं करेगा दोस्तों तो वह अमूर्त चिंतन पे कैसे फोकस करेगा। परिकल्पना का मतलब होता है दोस्तों परि, परि मतलब होता है चारों तरफ। तो किसी चीज़ को लेके उसके चारों तरफ, इर्द गिर्द चारों तरफ सोचने लगे, उसी चीज़ को परिकल्पना कहते हैं। एक कल्पना होता है, कल्पना में आप कुछ भी सोच सकते हैं दोस्तों। अब परिकल्पना होता है किसी वस्तु के प्रति सोचना, उसी के गुण के, प्रकार के, चाहे हर चीज़ के बारे में, उसी वस्तु के बारे में सोचना, उसके चारों तरफ परिवेश के बारे में सोचना ही परिकल्पना कहलाता है दोस्तों। तो यह कह रहा है कि एक त्रिभुज है, उसको अलग कर रहा है, तो ये तो मूर्त हो गया दोस्तों, क्योंकि जो त्रिभुज है वो मूर्त है। लेकिन जो अमूर्त है वह यह है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है, उसे समझने में कठिनाई होती है दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं कि अगर औपचारिक अवस्था में होता हुआ 11 से 15 की अवस्था में होता तो यहाँ पर लिखा है कि पूर्ण विकास हो जाता है, तो वह यह समझ सकता था कि 180 अंश त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कैसे होता है। तो यह अवस्था तो हमारी नहीं हुई दोस्तों, औपचारिक अवस्था भी उसमें दिया है, यह अवस्था नहीं होगी। अगर यह अवस्था में होगी तो वह अमूर्त चिंतन भी करता है, जो चीज़ें नहीं दिखाई देता है उसको भी समझता है। इसलिए यह ऑप्शन हमारा गलत होगा दोस्तों। हम आगे चलते हैं और तीसरे को देखते हैं, आपको समझाते हैं। तीसरी अवस्था है दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। वह बस देख के ही सीखता है, अमूर्त चिंतन नहीं कर पाता है, इसीलिए उसको समझने में कठिनाई हो रही है दोस्तों कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है। तो हमारा ये ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन पे चलते हैं तो आपको दिखाते हैं दोस्तों। अब प्रश्न के ऑप्शन को देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि मूर्त संक्रियात्मक, यही ऑप्शन सही होगा दोस्तों, क्योंकि वह त्रिभुज को देख के वर्गीकृत कर रहा है, मूर्त चीज़ों को समझ रहा है लेकिन अमूर्त चीज़ों को नहीं समझ पा रहा है। यहाँ लिखा भी है दोस्तों कि अमूर्त प्रमाण को समझने में उसे कठिनाई होती है। इसका मतलब कि वह अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है, बस चीज़ों को देख के सीखना जानता है। लिखा औपचारिक, औपचारिक का मतलब आप जान ही गए दोस्तों कि जिसमें पूर्ण विकास हो जाता है तो वह हर चीज़ों को समझने में सक्षम होगा, तो यह ऑप्शन हमारा गलत होगा। संवेदी परख आप जान गए दोस्तों कि 0 से 2 वर्ष तक होती है, जिसमें वह शारीरिक क्रिया के द्वारा सीखता है। संवेदी, संवेदना मतलब मन में विचार को बस भाव प्रकट करता है, वो बोल नहीं पाता है, बस संवेदना प्रकट करता है। किसी चीज़ को देख के हंसता है, किसी चीज़ को देख के रोता है, वो अपना संवेदना प्रकट करता है दोस्तों बच्चा। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हुआ। अभी उस अवस्था में यह त्रिभुजों को नहीं समझ पाएगा कि आकृति क्या होती है। फिर लिखा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दोस्तों, यह होती है 2 से 7 वर्ष। इसमें वह वस्तुओं के प्रति आकर्षित रहता है, वस्तुओं को देख के खेलना जानता है, ये नहीं जानता है कि इस चीज़ है क्या। ठीक है दोस्तों, बस ज्ञान को प्राप्त करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर
एक सही होता है दोस्तों। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, 1/3 के समतुल्य भिन्न लिखिए। कक्षा 4 के विद्यार्थियों से पूछा गया यह सवाल डॉट डॉट की ओर संकेत करता है। दोस्तों कह रहा है कक्षा 4 का एक विद्यार्थी है, उससे पूछा गया कि 1/3 के समतुल्य भिन्न लिखिए, तो यह किस ओर संकेत करता है। चलिए ऑप्शन से देखते हैं। पहला ऑप्शन है दोस्तों, निम्न स्तरीय मांग कार्य, क्योंकि इसमें केवल प्रक्रमणकारी कौशलों की आवश्यकता होती है। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों, निम्न स्तरीय मांग, क्योंकि यह केवल रटने पर आधारित है। आपको दोस्तों कई बार बताया जा चुका है कि जहाँ रटने की बात आती है वो ऑप्शन ऐसे ही गलत हो जाता है। ये ट्रिक है दोस्तों, इसको कभी मत भूलिएगा। सीटेट में जहाँ रटने की बात आई वहाँ ऑप्शन गलत। अब इसके बाद दिया है उच्च स्तरीय मांग कार्य, क्योंकि यह संयोजन क्रिया के साथ आधारित है। यह संयोजन क्रिया के साथ आधारित नहीं है दोस्तों। संयोजन क्रिया होती है जोड़ की क्रिया, इसमें आप जोड़ने से समतुल्य भिन्न नहीं प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। जैसे आपको एक उदाहरण दे रहे हैं, 1 में +2 करे, 3 में +2 करे बराबर हमारा 3/5 आ जाएगा दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि यह 1/3 के बराबर नहीं आएगी। तो हमारा संयोजन का मतलब होता है जोड़ना, जोड़ की क्रिया पर आधारित नहीं है दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए भी गलत होता है। चौथा कह रहा है उच्च स्तरीय मांग कार्य, क्योंकि यह संयोजन के बिना क्रिया पर आधारित है दोस्तों। तो यह संयोजन के बिना क्रिया पर आधारित है, लेकिन दोस्तों कह रहा है यह उच्च क्रिया का मांग कर रहा है। इसमें जब आपको एक समतुल्य भिन्न के बारे में बता दिया गया दोस्तों, तो उच्च क्रिया के करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यह एक निम्न क्रिया पर आधारित हो जाएगा। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा दोस्तों। हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही होता है, क्योंकि लिखा है निम्न स्तरीय मांग, क्योंकि इसमें केवल प्रक्रमणकारी कौशलों, कुछ कौशलों की आवश्यकता है दोस्तों। आपको एक चीज़ सिखा दी गई है इसमें कि 1/3 में हम बराबर संख्याओं से ऊपर नीचे या हर और अंश में गुणा करते हैं दोस्तों बराबर संख्या से, तो हमारा समतुल्य भिन्न प्राप्त होगी। इतना आपको बता दिया गया है, तो उसी कौशलों की बस आवश्यकता है। प्रकरण का मतलब होता है कि कार्य को अगला क्रम करना दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है प्रायः शिक्षार्थी दशमलव संख्याओं की तुलना में त्रुटि करते हैं। उदाहरण के लिए 0.50 0.5 से बड़ा है। इस त्रुटि का सर्वाधिक संभावित कारण हो सकता है दोस्तों। कह रहा है कि प्रायः शिक्षार्थी यह समझने में कठिनाई करते हैं दोस्तों कि 0.50 और 0.5 ये दोनों समान नहीं है। उसको यह लग रहा है कि 0.5 है या 50 है, तो इसको बड़ा समझ रहा है दोस्तों। यह समझने में उसको हमेशा कठिनाई होती है। इस त्रुटि को सर्वाधिक संभावित कारण हो सकता है। यह क्यों ऐसा समझ रहा है दोस्तों बच्चा, उसके बारे में बताना है। तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन कह रहा है दोस्तों पहला कि कक्षा में इस प्रकार के सवालों के अभ्यास का अभाव। अभ्यास पिछली वीडियो में भी बताया तो दोस्तों, अभ्यास कराना हमेशा गलत होता है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा गलत हो गया। बच्चों को अभ्यास कराना, ज़्यादा से ज़्यादा कार्य देना, बच्चों पे बोझ लादना, ये सब निगेटिव है दोस्तों। ठीक है, कक्षा में इस प्रकार के सवालों का अभ्यास कराना, बस इस सवाल को अभ्यास कराने से दोस्तों आज आ जाएगा। जब तक कोई गतिविधि, कोई क्रिया नहीं कराएंगे तब तक समझ में नहीं आएगा दोस्तों। दूसरा ऑप्शन है संख्या रेखा पर दशमलव संख्या के निरूपण के मूर्त अनुभवों का अभाव। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों शिक्षार्थियों द्वारा लापरवाही बरतना। ये भी शिक्षार्थियों द्वारा लापरवाही नहीं होती है दोस्तों, ये भी ऑप्शन गलत होता है। शिक्षार्थी तो अभी सीखने आए तो लापरवाही क्या करेंगे, वो तो एक शिक्षक के ऊपर है कि वह बच्चों के प्रति कैसा व्यवहार कर रहा है। ठीक है दोस्तों। चौथा ऑप्शन है क्रमिक दशमलव में शून्य की सार्थकता से संबंधित भ्रांतिपूर्ण संकल्पना। भ्रांतिपूर्ण का मतलब होता है दोस्तों भ्रम, भ्रम वाली संकल्पना। तो क्रमिक दशमलव में शून्य की सार्थकता से संबंधित भ्रांतिपूर्ण संकल्पना, भ्रम वाली संकल्पना दोस्तों एक क्रमिक दशमलव की बात कर रहा है जिसमें शून्य की सार्थकता से संबंधित भ्रांतिपूर्ण संकल्पना है दोस्तों। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत होगा।
हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा दोस्तों। वह कैसे सही होगा यह बता रहे हैं आपको। संख्या रेखा पर दशमलव संख्या के निरूपण के मूर्त अनुभव, मतलब मूर्त मतलब देखना, वह देखा नहीं है दोस्तों, इसका उसको अभाव है। वो संख्याओं को दशमलव के बारे में संख्या रेखा पर दशमलव का निरूपण नहीं किया गया है कि जिससे वह देख के समझ सके कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। वो तो मूर्त का अभाव है दोस्तों, मूर्त अनुभव का अभाव है। मूर्त अनुभव मतलब होता है देख के सीखना दोस्तों। तो छोटे बच्चे होते हैं जो देख के बहुत तेज सीखते हैं दोस्तों। तो जब हम श्यामपट्ट पर बच्चों को संख्या रेखा पर दशमलव निरूपण के बारे में बताएंगे तो बच्चा वहाँ देख के अनुभव करेगा कि इसमें कौन छोटा है कौन बड़ा है, उसी चीज़ की कमी है दोस्तों। हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही होता है। अब चलते हैं आगे दोस्तों, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है एक गणित शिक्षक शिक्षार्थियों को दैनिक जीवन में गणित का अनुप्रयोग विषय के साथ गणितीय जनरल पत्रिका तैयार करने के लिए बढ़ावा देता है। यह गतिविधि है दोस्तों। कह रहा है दोस्तों एक शिक्षक है वह दैनिक जीवन में गणित का प्रयोग कैसे होता है इस विषय में बच्चों को एक जनरल पत्रिका मतलब सामान्य पत्रिका, सामान्य ज्ञान के लिए तैयार करने के लिए बढ़ावा देता है। तो वह कौन सी गतिविधि है पूछ रहा है। यह गतिविधि है तो वह कौन सी गतिविधि है जिससे जनरल पत्रिका लिखने में बच्चों को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, यही पूछ रहा है। पहला ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन दिया है शिक्षार्थियों की गणितीय संकल्पनाओं की परीक्षा करना भी एक तरह से निगेटिव होता है दोस्तों। इसका मतलब है दोस्तों कि गणितीय संकल्पना मतलब गणित की विषय में जो बच्चों की कल्पना है उसकी परीक्षा लेना दोस्तों। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों अपने ज्ञान और समझ को साझा करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना। अब देख सकते हैं दोस्तों अवसर उपलब्ध कराना सीटेट में कहीं भी ऑप्शन में आ जाए यह हमेशा सही होता है, लेकिन हम अगले ऑप्शन को देख लेते हैं फिर इसको सही है कि नहीं है इसको बताते हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन आपका गलत है। ये सामान्य पत्रिका तैयार करने की बात कर रहा है, परीक्षा नहीं ले रहा है। परीक्षा लेना मतलब मूल्यांकन करना होता है दोस्तों। और यहाँ वह एक जनरल पत्रिका तैयार कर रहा है, एक गतिविधि करा रहा है जिससे वो बढ़ावा मिले। ठीक है दोस्तों। अब तीसरा ऑप्शन है दोस्तों गणित की समझ में शिक्षार्थियों की सहायता करना। गणित की समझ में शिक्षार्थियों की सहायता करना ये भी ऑप्शन सही हो सकता है दोस्तों, लेकिन हम आगे का ऑप्शन देख लेते हैं। सीटेट में ऑप्शनों में सबसे बेहतर ऑप्शन खोजना होता है दोस्तों। लिखा है गणितीय संकल्पनाओं और उनके अनुप्रयोग में संबंध बैठाने और अपने ज्ञान तथा विचारों को साझा करने में शिक्षार्थियों की सहायता करना। यह हमारा ऑप्शन नंबर सही है दोस्तों। इसके बाद जब हमें ये ऑप्शन मिल जाता है पूरा सही से, इसमें सभी को समाहित किया गया है। गणितीय समझ की शिक्षार्थियों की सहायता करना, यहाँ साझा करना है दोस्तों, शिक्षार्थियों की सहायता करना आप देख रहे हैं। आप प्रश्न में भी देख सकते हैं दोस्तों कि दैनिक जीवन में गणित का अनुप्रयोग की बात कर रहा है। अपने दैनिक जीवन में गणित का कहाँ कहाँ प्रयोग करता है उस पत्रिका में उसके बारे में सोच के लिखेगा दोस्तों। तो ये लिखा है संकल्पनाओं का उनके अनुप्रयोग में संबंध बैठाने, अपने ज्ञान तथा विचारों को साझा करने, शिक्षार्थियों की सहायता करने। या ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सब तीनों का मेल इसी में मिल जाता है दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होता है और ये तीनों हमारे गलत हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है एक बच्चा संख्याओं, संक्रियाओं और संकेतों, घड़ी के दो कांटों, विभिन्न सिक्कों आदि में अंतर करने की कठिनाई प्रदर्शित करता है। इसका निहितार्थ है कि जो विशिष्ट बाधाएं उनके सीखने को प्रभावित कर रही हैं वे हैं। कह रहा है दोस्तों कि एक बच्चा है वह संख्याओं, संक्रियाओं और संकेतों, घड़ी के दो कांटों, विभिन्न सिक्कों आदि में अंतर करने में कठिनाई कर रहा है दोस्तों। जितनी भी चीज़ें हैं दोस्तों सभी में अंतर करने में क्या कर रहा है, कठिनाई कर रहा है। तो वह कारण क्या है जिससे वह कठिनाई हो रही है इसी को पूछ रहा है दोस्तों। लिख रहा है इसका निहितार्थ जो विशिष्ट बाधाएं उनको सीखने को प्रभावित कर रही हैं दोस्तों वे हैं। तो आइए दोस्तों ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन नंबर पहला है कमजोर शाब्दिक। कमजोर शाब्दिक का मतलब यहाँ आप समझिए दोस्तों शब्द की बात कर रहा है। बच्चे के अंदर जो शब्द है चाक्षुष, श्रव्य और कार्यकारी, ये खाली शब्द की बात कर रहा है। कमजोर शब्द होने की वजह से
वह इसमें अंतर नहीं कर पाएगा दोस्तों, ये तो गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि कमजोर शाब्दिक कह रहा है। कमजोर शाब्दिक, वह शब्द कमजोर कौन कौन से हैं? श्रव्य और कार्यकारी स्मृति। फिर दूसरा ऑप्शन है दोस्तों, कह रहा है कमजोर चाक्षुष प्रक्रमण योग्यता। चाक्षुष का मतलब होता है दोस्तों विश्लेषण। चाक्षुष का मतलब होता है विश्लेषण, तो कह रहा है कमजोर विश्लेषण योग्यता है दोस्तों। प्रक्रमण का मतलब नियमित आरंभ। नियमित अध्ययन। प्रक्रमण का मतलब होता है दोस्तों नियमित अध्ययन, और चाक्षुष का मतलब होता है विश्लेषण। तो कह रहा है कमजोर विश्लेषण करने की योग्यता है, इसीलिए वह इसमें अंतर नहीं कर पा रहा है दोस्तों। चाक्षुष विभेदीकरण का मतलब विश्लेषण, विश्लेषण विभेदित कर, इसमें विश्लेषण नहीं कर पा रहा है, स्थानों को समझ नहीं पा रहा है, चाक्षुष समन्वय नहीं स्थापित कर पा रहा है सभी चीज़ों में। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सही होता है दोस्तों। कह रहा है आपको यहाँ ध्यान से देखना है, पहले ऑप्शन में कमजोर शाब्दिक कह रहा है, तो शब्द कमजोर हैं तो उससे क्या होगा दोस्तों? उससे कुछ उसको अंतर पड़ेगा नहीं। यहाँ लिख रहा है उसकी विश्लेषण, उसके बुद्धि की क्षमता को बता रहा है कि सोचने की क्षमता जो है, विश्लेषण करने की क्षमता है, वह कमजोर है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही होता है दोस्तों। तीसरा ऑप्शन नंबर है कि कमजोर भाषा प्रक्रमण। बोलने की भाषा कमजोर होने से वह ऐसा अंतर करने में उसको कठिनाई नहीं आनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि कई लोग हैं जो गणित लगाने में तेज हैं, भाषा बोलने में कम है, भाषण देने में अनभिज्ञ हैं, भाषण देने में उनको कठिनाई होती है। लेकिन अगर इस तरह से रफली लिखा जाए या उनको कुछ कहा जाए कि इस वाक्य पे कुछ लिख कर दिखाइए, तो वह बच्चा बहुत अच्छा से लिख के दिखा सकता है। लेकिन उसको भाषा के रूप में प्रकट करने की बात आप करते हैं तो उसको नहीं कर पाता है, तो भाषा ही उसका कमज़ोर है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अंतर नहीं कर पाएगा दोस्तों, ये भी हमारा ऑप्शन नंबर गलत होता है। चौथा है कमजोर गतिक कौशल। गतिक कौशल में पढ़ना लिखना सुनना बोलना सभी आता है दोस्तों, 4 कौशल होते हैं, उसमें 2 कौशल की बात कर रहा है कि पढ़ना और लिखना एक कमजोर है। इससे भी ये नहीं स्पष्ट होता है कि वह इसमें अंतर नहीं कर पाएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही होता है दोस्तों। यहाँ पूरा स्पष्ट होता है कि उसको विश्लेषण सोचने समझने की क्षमता कम है, इसलिए वह इसमें अंतर नहीं कर पाता है दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है वे नीले के ज्यामितीय विचार के स्तर के अनुसार 5 स्तर है। वेन हेले जो है दोस्तों, कह रहा है वेन हेले जो है ज्यामितीय विचार के 5 स्तर को दिया है। पहला है चाक्षुषीकरण, दूसरा है विश्लेषण, तीसरा है अनौपचारिक निगमन, चौथा है औपचारिक निगमन, और जो पांचवा है दोस्तों वह दृढ़ता है। तो कक्षा 3 के एक बच्चे को छांटने के लिए कुछ बहुभुज दिए गए हैं दोस्तों, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये बहुभुज है, इन बहुभुजों को दिया गया है दोस्तों। आइए देखते हैं आगे क्या कर रहा है। कर रहा है दोस्तों वह भुजाओं की संख्याओं के आधार पर बहुभुजों को वर्गीकृत कर सकता है। कर रहा है दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है दोस्तों। आकृति की जो भुजाएं दी हुई हैं दोस्तों, उस भुजा के अनुसार वह आकृति को वर्गीकृत कर सकता है, मतलब अलग कर सकता है। जिसकी 4 हैं उसको अच्छे से पता है कि इसकी 4 है, इसकी 3 है, इसकी 5 है, इसकी 6 है, उसको भुजाएं पता है दोस्तों। यह बच्चा, अब आगे कह रहा है यह बच्चा वेन हीले के ज्यामितीय विचार के स्तर पर है। यह किस स्तर पर है दोस्तों जिसमें यह बहुभुजों को पहचान के वर्गीकृत कर लेता है? यह वेन हीले के अनुसार कौन सा स्तर है दोस्तों, यही पूछ रहा है। तो सबसे पहले इस ऑप्शन को हल करने से पहले दोस्तों हम वेन हीले के वो 5 विचार देख लेते हैं जो ज्यामिति के बारे में बताया है। तो आइए दोस्तों देखते हैं वेन हीले के ज्यामिति विचार क्या क्या है। थोड़ी सी जानकारी लेते चलेंगे दोस्तों, क्योंकि यह परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको जिन जिन वैज्ञानिकों के बारे में बता रहे हैं दोस्तों, उससे आपको प्रश्न 100% मिलेंगे, इसलिए हमने इसको पूरा विस्तार से लिया है ताकि आपको समझ में आए। वेन हीले के ज्यामितीय चिंतन का स्तर। वेन हीले एक नीदरलैंड के गणितज्ञ थे। बालक ज्यामिति को किस तरह से सीखते हैं, ज्यामिति को किस तरह से सीखते हैं, इसके विभिन्न स्तरों को उन्होंने बताया दोस्तों।
एक चीज़ और बता दें दोस्तों कि आप गणित का जब पेडागोजी हल कर रहे हैं और उसमें कहीं ज्यामिति के बारे में प्रश्न आ जाए और ऑप्शन में वैज्ञानिकों का नाम पूछे तो आप हमेशा 100% वे नीले को लगाना दोस्तों। वे नीले सबसे पहले आप यह जान लीजिए दोस्तों कि जो 5 स्तर है वह 0 से स्टार्ट होते हैं। इसका 0, 1, 2, 3, 4। आप देख सकते हैं कि 0 से गिनेंगे 4 तक तो हमारा 5 स्तर पूरा हो जाता है दोस्तों। तो जो वे नीले का है वह 0 से स्टार्ट है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। 0 है जासूसी करण दोस्तों आप देख सकते हैं कि जासूसी करण का मतलब होता है मानसिक चित्रण दोस्तों। मन में जो चित्र बनाना उसी को मानसिक चित्रण कहते हैं दोस्तों। तो पहला दिया है, इस स्तर में छात्राओं ने दिमाग पर चित्रण के अनुसार सीखते हैं। बच्चे कोई वस्तु को देखते हैं तथा अपने दिमाग में सोचकर उसकी आकृति का निर्णय करते हैं। दोस्तों कह रहा है कि जब छोटे बच्चे होते हैं वो वस्तु को देखकर उसको कई प्रकार से अपने दिमाग में उसका चित्र बनाते हैं, उसी को हम कहते हैं मानसिक चित्रण। इस स्तर को समझने के लिए जो वे नीले था वह सूर्य का प्रयोग किया था दोस्तों, तथा आयत के लिए एक दरवाजा का प्रयोग किया था दोस्तों, उसी की बात कर रहा है। आगे दोस्तों पहला स्तर है विश्लेषण। क्या है दोस्तों? विश्लेषण। इस स्तर में बच्चा आकृतियों के गुणों के आधार पर वस्तुओं का निर्धारण, तुलना तथा वर्गीकरण करने लगता है। वह सीखने का एक तार्किक तथा वैज्ञानिक विधि है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर यही सही होगा। कह रहा है कि इस स्तर पर आकृतियों के गुणों के आधार पर, तो वहाँ ऑप्शन में पूछा है दोस्तों, वहाँ दिया है कि आकृतियों को भुजाओं को गिन कर वह पहचान लेता है। कोई आकृति है किसकी 5 भुजा है, किसकी 4 भुजा है, यह सब जान लेता है दोस्तों। तो यह उसके गुण है, उसी के आधार पर वर्गीकृत मतलब अलग अलग करना दोस्तों। दूसरा स्तर है दोस्तों जिसको अनौपचारिक स्तर कहते हैं। इन स्तरों को आप ध्यान से देख लीजिएगा दोस्तों एक बार परीक्षा में जाने से पहले, बहुत ज़रूरी है। लिखा है दोस्तों, इस स्तर में बच्चा आकृति का विश्लेषण करने के बाद उसके गुणों के आधार पर निचोड़ निकालता है, पूर्ण रूपेण से समझने का प्रयास करता है। इसमें कह रहा है दोस्तों उसके बाद का तुरंत स्तर है, बच्चा आकृति को भुजा के अनुसार पहचान ले रहा है। पहचानने के बाद का स्तर है कि उसको पहचानने के बाद उस पर विश्लेषण करना भी जान जाता है दोस्तों, उसका पूरा निचोड़ निकालना जान जाता है, जिसको हम कह सकते हैं पूर्ण रूप से प्रयत्न करना दोस्तों। और तीसरा स्तर है इसके बाद, इस स्तर में बच्चा निचोड़ ग्रहण कर लेता है। कहने का मतलब दोस्तों दूसरा जो ऑप्शन है निचोड़ निकालता है, निकालने के बाद उसको अपने अंदर ग्रहण करता है वो अगले स्तर में, क्योंकि उसको वह सही मानता है। जब निकालता है तब उसको समझ में आता है कि ये चीज़ सही है। यहाँ अभी सही चीज़ों को नहीं पहचान रहा है, बस निचोड़ निकालने का प्रयास कर रहा है, प्रयत्न करता है। आप देख रहे हैं यहाँ प्रयास करता है, यहाँ लिखा है दोस्तों। और यहाँ पूरा उसको ग्रहण कर लेता है कि हमने जो निचोड़ निकाला है इस आकृति का, चाहे इसके बारे में, वो सही है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ ग्रहण कर लेता है। ग्रहण करने के बाद नतीजे पर पहुंच जाता है। देखिए दोस्तों वही बोले हैं कि ये सही है, मतलब नतीजा पे पहुंच जाता है। इसे किस तरह से निगमित किया जा सके, अर्थात इसमें बच्चे सूत्र का प्रयोग करने लगते हैं। निगमित का मतलब सिद्ध करना होता है दोस्तों, उसको जान जाता है कि यह कैसे सिद्ध किया जा सकता है। यह तीसरे स्तर में जानता है दोस्तों। और लास्ट स्तर है दोस्तों दृढ़ता। दृढ़ता का मतलब होता है मजबूत। इस स्तर में बच्चा ज्यामितीय आकृति को निगमित करके पूर्ण रूप से विश्वास के स्तर पर पहुंच जाता है दोस्तों। उसको पूरा विश्वास हो जाता है कि जो हमने निचोड़ निकाला है वह एकदम सही है दोस्तों, उसको सिद्ध करके वह दिखा भी सकता है। तो आइए ऑप्शन को एक बार देख लेते हैं। आप इन सब चीज़ों को जो बताए हैं दोस्तों उसको नोट कर लीजिएगा, आपको बहुत हेल्पफुल होगी। आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा विश्लेषण दिया है। ऑप्शन नंबर 2 सही होता है दोस्तों। जासूसीकरण का मतलब आपको बता दिए, मानसिक चित्रण। तो ये मानसिक चित्रण से ऊपर की है, जो क्योंकि उसको क्या कर रहा है दोस्तों, देख के उसको अलग कर रहा है। अनौपचारिक, औपचारिक। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 अधिगम के रचनावादी उपागम पर बल देती है, क्योंकि वह डाट डाट पर केंद्रित है। दोस्तों कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या
की रूपरेखा मतलब एनसीएफ 2005। अधिगम मतलब सीखना, सीखने के रचनावादी मतलब रचना कर कर सीखना के उपाय पर बल देती है। क्योंकि यह डाट डाट पर केंद्रित है, या किस चीज़ पर केंद्रित है वही पूछ रहा है दोस्तों। यह परिभाषाओं और सूत्रों को याद करने, ये 100% गलत है दोस्तों। परिभाषाओं को याद करने, अभ्यास कराने, रटने, ये सब चीज़ें हमेशा गलत होती है दोस्तों। दूसरा लिख रहा है नियमित गृह कार्य जमा कराने। गृह कार्य जमा कराने से क्या होगा दोस्तों, रोज वो करेगा, उसको गृह कार्य आएगा, उतार के दे देगा आपको, उससे उसको समझ आए न आए। जैसे आप रोज नकल लिखने के लिए कह दे, वो रोज नकल लिख के आएगा, लेकिन बच्चा उसको अर्थ न समझे, पढ़े नहीं, तो वो सब व्यर्थ है। तो ये भी गलत हुआ दोस्तों हमारा। इसके बाद है तीसरा, गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारिता। ये पॉजिटिव है दोस्तों। जहाँ भी सक्रिय आया है, सक्रिय, हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, जहाँ भी सक्रिय आया है वो ऑप्शन हमेशा सही होता है। चौथा ऑप्शन है दोस्तों, आप देख सकते हैं शिक्षक द्वारा प्रभावी व्याख्यान और अनुदेशन। प्रभावी व्याख्यान का मतलब भाषण देना दोस्तों। तो ये जो कक्षाएं होती है, उच्च कक्षाओं में भाषण द्वारा, जिसको आप लेक्चर बोलते हैं दोस्तों, लेक्चर द्वारा पढ़ाया जाता है। तो उच्च कक्षाओं की बात है। यहाँ आप प्राइमरी स्तर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ गतिविधि में शामिल करते हुए बच्चे बहुत अच्छी तरह से सीखते हैं, सक्रिय भागीदारिता है। और यही उनके रचना करने का एक रास्ता मिलता है दोस्तों। एक गतिविधि कराते हैं, उनको छूट देते हैं कोई भी गतिविधि करा के कि आप अपने हिसाब से करिए, देखें क्या क्या करते हैं, तो वहाँ से उनकी रचना करने की शुरुआत होती है दोस्तों। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा सही होता है। ऑप्शन नंबर 3, गतिविधि में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारिता। और ये हमेशा सक्रिय जहाँ भी आए दोस्तों, आपको एक बार अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो सक्रिय वाला देख के तुरंत मार देना है दोस्तों। ये आपका ट्रिक है, इस ट्रिक को हमेशा याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कक्षा 2 के शिक्षार्थियों का सरल आकृतियों, उसके लंबों और किनारों से परिचित कराने का सबसे उत्तम उपकरण है दोस्तों। आप देख सकते हैं लिखा है जियो बोर्ड, 3D सॉलिड्स, नेट्स, क्यूब्स, श्यामपट्ट। तो श्यामपट्ट का तल पे हम तो नहीं समझा सकते दोस्तों कि किनारों को, उनको व्यवहारिक रूप से, तो ये हमारा ऑप्शन गलत होता है। इसमें ऑप्शन सही होता है दोस्तों, एक जियो बोर्ड होता है, इस तरह का एक बोर्ड होता है, आपको हम बना के दिखा देते हैं दोस्तों। उसका हमारे पास चित्र नहीं है, लेकिन हम बना के दिखा देते हैं। इस प्रकार से एक बोर्ड रहेगा दोस्तों, उस पर इस प्रकार से कील लगी रहेंगी, 10-10 के, 5-5 के व्यू में होती हैं, किसी में 10, किसी में 5। और इस तरह से हम इस कीलों में फंसा के इस तरह से आकृति बनाते हैं दोस्तों। इसमें फंसा देंगे, हमारा चतुर्भुज बन जाएगा। त्रिभुज के लिए फिर फंसा देंगे इस तरह से, तो हमारा इसमें तो इस तरह से जो आकृति बन रही है वो बच्चों के व्यवहारिक रूप से समझ में आएगी, और बच्चे इससे सक्रिय भागीदारिता के रूप में, और इससे बच्चे सक्रिय रूप से सीखते हैं दोस्तों। एक जियो बोर्ड जिसका नाम है, इस तरह से एक बोर्ड रहता है, उस पर कील निकली रहती है, और इस कील में एक जो ये रबड़ होता है, रबड़ को ऐसे ऐसे करके चतुर्भुज, त्रिभुज, पंचभुज, सब चीज़ों को यहाँ सिखाया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ये दोनों गलत होता है। क्यूब का मतलब आप जानते हैं दोस्तों कि घन होता है इस प्रकार से, तो इससे बच्चे को हम नहीं सिखा पाएंगे। कक्षा 2 का बच्चा है दोस्तों, तो घन के बारे में अभी नहीं, अभी समतल आकृतियों के बारे में ही सीखेगा। तो हमारा क्यूब जियो बोर्ड जो होता है वह सही होगा दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न है दोस्तों। मुक्त अंत का मतलब होता है दोस्तों ऐसा प्रश्न जिसके एक से ज़्यादा उत्तर हो। जैसे हम कह दें 5 से 3 बड़ी संख्या, तो 5 से 3 बड़ी संख्या 6, 7, 8 भी हो सकती है दोस्तों, 10, 11, 12 भी हो सकती है, या 5000, 6000, 7000 भी हो सकती है दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से जिसके एक से ज़्यादा उत्तर हों उसको मुक्त अंत वाले प्रश्न कहते हैं दोस्तों। तो वही कह रहा है मुक्त अंत वाले प्रश्न कौन से हैं दोस्तों। एक उदाहरण और ले लेते हैं दोस्तों। जैसे हम पूछ सकते हैं कि कौन सी दो संख्याओं को जोड़ने पर 25 होगा दोस्तों।
तो 25 बताने में दो संख्याएं कई हो सकती हैं दोस्तों, जैसे 20 + 5 हो सकती है, आपका 10 + 15 हो सकता है, आपका 12 + 13 हो सकता है। मतलब ऐसे कई उत्तर आप बता सकते हैं दोस्तों। तो इसको हम कहते हैं मुक्त अंत वाले प्रश्न। जो बंद अंत वाले प्रश्न होते हैं दोस्तों, उसके बारे में हम थोड़ा बता दें आपको। अगर यहाँ दे कि बंद अंत वाले प्रश्न कौन से हैं, तो उसको कैसे बताएंगे दोस्तों। तो उसको आप देखिए, जैसे जैसे हम कह दे दोस्तों कि 20 में क्या जोड़ें कि हमारा 25 आ जाए। तो इसका बस एक ही उत्तर है दोस्तों कि 5, बाकी और कोई संख्याएं जोड़ेंगे तो उससे हमारा 25 नहीं आएगा। बस एक ही उत्तर है इसका, 5। इस प्रकार के प्रश्नों को हम बंद अंत वाले प्रश्न कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पूछा है मुक्त अंत वाले, तो मुक्त अंत वाले प्रश्न को हम देख लेते हैं दोस्तों। आइए, पहला प्रश्न दिया है दोस्तों, 25, 71, 19, 9, 8, 17, 85 संख्याएं आरोही क्रम में लिखिए। तो देखिए दोस्तों, इसका कई उत्तर नहीं है, इसको कई प्रकार से नहीं लिख सकते हैं। आरोही क्रम का मतलब होता है कि बढ़ते क्रम में, तो बढ़ते क्रम में हम लिख सकते हैं, इसको कई प्रकार से नहीं लिख सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन ये गलत होता है। कौन सा बड़ा है, यहाँ लिखा है कौन सा बड़ा है, इन दोनों में कौन सा बड़ा है दोस्तों। तो इसका भी एक ही उत्तर है कि इन दोनों में कौन सा बड़ा है। कई ठो उत्तर नहीं बता सकते हैं दोस्तों, इन दोनों की ही बात कर रहा है। इसका मतलब इसका सीमित उत्तर है, एक ही उत्तर है कि इन दोनों में कौन बड़ा है। तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत होता है। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों, 2.7 से बड़ी कोई 4 संख्या है। तो 2.7 से बड़ी कोई 4 संख्या हम कुछ भी लिख सकते हैं दोस्तों। 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, 1000, ये 3 संख्याएं हो गई। 3 संख्याएं 1000, 5000 के आगे 6000 भी लिख सकते हैं, करोड़ तक लिख सकते हैं दोस्तों, लेकिन इससे नीचे नहीं। वो इसका मतलब कई उत्तर है इसका दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होता है। चौथा ऑप्शन है दोस्तों, 2/7 से 7 ज़्यादा है क्या, पूछ रहा है ज़्यादा है क्या। तो इसका एक ही उत्तर है, ज़्यादा है तो हाँ, नहीं है तो नहीं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक में से एक सवाल है। यह जो सवाल है दोस्तों कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक में से है। कह रहा है यहाँ 4 खंभे हैं जिनका माप क्रमशः 105 सेंटीमीटर, 215 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, 235 सेंटीमीटर। यदि उन्हें समान लंबाई के टुकड़ों में काटना है तो प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई क्या होगी। यह सवाल ... के लिए पूछा गया है। यह सवाल किस लिए पूछा गया है दोस्तों, जो यह सवाल है यह किस लिए पूछा गया है दोस्तों, उसको उत्तर में बताना है आपको। तो आइए ऑप्शन को देखते हैं। गुणक और गुणज की ज्ञान की समीक्षा। तो गुणज आपको पता है दोस्तों कि किसी भी संख्या में उसी संख्या को जोड़ते जाना है तो उसका गुणज आता है, मतलब कि एक तरह से पहाड़ा समझ सकते हैं। पिछले वीडियो में मैथ के बताए थे दोस्तों। जैसे हम 7 का गुणज लेते हैं तो 7 जोड़ेंगे तो 14 होगा, 14 में 7 जोड़ेंगे तो 21 होगा दोस्तों, 21 में 7 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 28 दोस्तों। आप देख सकते हैं कि 7 दूना के 14, 7 लिखिए 21, 7 चौका 28, एक तरह से गुणे की बात कर रहा है दोस्तों। तो यहाँ गुणे की कोई बात नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाता है। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों, HCF ज्ञात करने के कौशल की जांच। तीसरा है दोस्तों, सीखी गई संकल्पनाओं का प्रयोग करते हुए समस्या समाधान का कौशल। चौथा है HCF तथा LCM पर आधारित शब्द समस्याओं का अभ्यास। अभ्यास की बात आ गई दोस्तों। फिर देखिए आप, यह अभ्यास हमेशा क्या हुआ, गलत हो गया। यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, दूसरा ऑप्शन दिया है HCF ज्ञात करने की जांच, तो ये भी सही हो सकता है दोस्तों। लेकिन यहाँ उससे अच्छा ऑप्शन दिया है कि सीखी गई संकल्पनाओं का प्रयोग करते हुए समस्या समाधान बढ़ाने का कौशल। तो ये ऑप्शन हमारा सही होता है दोस्तों। इसको भी हम सही कर सकते हैं, लेकिन उससे अच्छा ऑप्शन मिल जाए तो इसको हमें गलत कर देना है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक अच्छी पाठ्यपुस्तक की विशिष्टताएं होनी चाहिए। मतलब कि पढ़ने वाली पुस्तक जो होती है वह एक अच्छी कब होगी। आइए देखते हैं दोस्तों। अ दिया है, उसमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास हो। ब दिया है, स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जा सकता है।
केवल हल किए गए अभ्यास ही शामिल किए गए हों, देखो दोस्तों केवल हल किए गए ही अभ्यास उसमें शामिल रहेंगे तो ये गलत होगा, क्योंकि केवल लिख दिया है दोस्तों। आपको कई बार ये ट्रिक बता दिया गया है कि कोई केवल की बात आ जाए तो हमेशा गलत होता है दोस्तों। आप अपने से भी सोच सकते हैं दोस्तों कि एक पुस्तक है और उसमें केवल जितने भी हल किए गए अभ्यास हो, उदाहरण हो, बस वही रहे, तो बच्चा वो जब हल किया ही रहेगा, उदाहरण से उस चीज़ को समझ जाएगा, तो अगला प्रश्न बिना हल किए वाला होगा, तब तो उसको अपना चिंतन करके कल्पना करके उसको लगाएगा दोस्तों। तो इसमें कह रहा है केवल हल किए ही रहेगा, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर गलत हो जाता है। और चौथा ऑप्शन है दोस्तों, लिखा है कि उन्हें मोटी व भारी होना आवश्यक है। यह बिल्कुल गलत है दोस्तों। मोटा और भारी होने से किताब का कोई मतलब नहीं है दोस्तों, जब तक उसमें अच्छे कंटेंट ना हो, उसमें अच्छे उदाहरण ना हो, उसमें समझाने के अच्छे तरीके ना हो, तो हमारा मोटा और भारी होने से कोई मतलब नहीं है दोस्तों। तो ये ऑप्शन हमारा गलत होता है, दोनों ऑप्शन गलत हो गया दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है अ और ब। उसमें कठोर अभ्यास दिए हो वो भी बहुत सारे दोस्तों, और स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया हो। जो भी स्थिति आ जाए उसमें दोस्तों उसको समाधान दिया हो, तो ऐसी बुक हमेशा हेल्पफुल होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 डॉट डॉट पर बल देती है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, एनसीएफ 2005 किस पर बल देता है। गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। दूसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों की तार्किक गणितीय योग्यता के लिए पहले उनकी परीक्षा होनी चाहिए। परीक्षा लेना दोस्तों बच्चों का ये भी गलत होता है, वो भी सिखाने से पहले। और यह एनसीएफ की बात कर रहा है दोस्तों। एनसीएफ एक आधार क्या बनाया है गणित का, कि बच्चों के प्रति क्या होनी चाहिए गणित, तो यहाँ परीक्षा लेना गलत है। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों कि निम्न उपलब्धियों के लिए गणित पाठ्यचर्या अलग होनी चाहिए, ये भी गलत है दोस्तों। लिखा है दोस्तों उपलब्धियों के लिए गणित पाठ्यचर्या अलग होनी चाहिए, ये गलत है दोस्तों, क्योंकि हम अलग अलग उपलब्धियों के लिए अलग अलग गणित की पाठ्यचर्या नहीं बना सकते हैं दोस्तों। ऐसी पाठ्यचर्या बनेगी जो गणित के सभी उपलब्धियों के लिए हेल्पफुल हो, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत होता है। चौथा ऑप्शन है गणित चयनित अभ्यर्थियों को पढ़ाया जाना चाहिए, तो बिल्कुल गलत है दोस्तों। केवल चयनित अभ्यर्थियों को नहीं, कक्षा में सभी अभ्यर्थियों को समान रूप से पढ़ाया जाता है। यहाँ चयनित की बात कर रहा है, तो ये भी गलत है दोस्तों। हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही होता है कि गणित जो है वो प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है दोस्तों। प्रत्येक बच्चे गणित को पढ़ें, उनका अनुसरण करें और उनका अपने जीवन में गणितीय रूप से व्यवहार करें। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित बिंदुओं का प्रयोग करते हुए 15 को प्रदर्शित करने वाले संयोजित आरेख हैं। ये कुछ आरेख दिए गए हैं दोस्तों आपके सामने, इसी को पूछ रहा है कि 15 को प्रदर्शित करने वाले संयोजित आरेख हैं। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है दोस्तों। लिखा है कि 15 अथवा अन्य किसी संख्या को प्रदर्शित करने के उपयुक्त तरीके डॉट डॉट की संकल्पना पढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है दोस्तों। कह रहा है कि ये जो उपयुक्त का मतलब जो ऊपर प्रदर्शित चित्र दिया गया है दोस्तों, जो आरेख दिया गया है, वह 15 या किसी अन्य किसी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए इस तरीका को हम अपनाते हैं क्लास में। तो पढ़ाते वक्त अध्यापक के द्वारा कौन सी संकल्पना का प्रयोग किया जा रहा है दोस्तों, पूछ रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है। तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं दोस्तों। लिखा है पहला ऑप्शन क्षेत्रफल और संचयी प्रकृति। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ क्षेत्रफल दिया है, ऑप्शन में क्षेत्रफल की कहीं बात नहीं कर रहा है दोस्तों, इससे आपका क्षेत्रफल भी नहीं निकलेगा दोस्तों। ये बस 15 को प्रदर्शित करने से क्या क्या होगा, इस तरह से आकृति में हम प्रदर्शित कर रहे हैं, या इस आरेख के माध्यम से हम बच्चों को क्या क्या सिखा सकते हैं, इसके बारे में पूछ रहा है दोस्तों। क्षेत्रफल की कहीं बात नहीं हो रही है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत होता है दोस्तों। दूसरा है गुणन की संचयी प्रकृति, अभाज्य और संयुक्त संख्या की पहचान, आयत का क्षेत्रफल, फिर क्षेत्रफल आ गया दोस्तों आयत का, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो गया दोस्तों। आप प्रश्न को देख के ध्यान से पढ़िएगा। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों
दो संख्याओं के उत्पाद के रूप में एक संख्या को प्रदर्शित करने गुणन की संचयी प्रकृति, गुणन अस्मिता, अभाज्य और संयुक्त संख्या की पहचान, मात्रात्मक इकाई का प्रयोग करते हुए आयत का क्षेत्रफल। फिर क्षेत्रफल की बात कर दिया दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो गया। चौथा ऑप्शन है दोस्तों, दो संख्याओं के उत्पाद के रूप में एक संख्या का प्रदर्शन, गुणन की संचयी प्रकृति, गुणन अस्मिता, अभाज्य और संयुक्त संख्याओं की पहचान। ये ऑप्शन हमारा सही होता है दोस्तों। इसमें क्षेत्रफल की बात नहीं कर रहा है, और जो ये दे रहा है दो संख्याओं का उत्पाद के रूप में एक संख्या प्रदर्शित करना है, इसको हम समझा दे रहे हैं दोस्तों। आप देख रहे हैं कि इधर से 3 गोले दिए गए हैं और इधर से 5, इसका मतलब होता है इधर 3 दिया गया है, इधर 5। इसका मतलब कि दोनों को गुणन की अस्मिता से हम एक संख्या प्रदर्शित करेंगे दोस्तों। जैसे 3 गुणे 5 बराबर हमारा आ जाएगा 15, और ये हमारा एक संख्या प्रदर्शित हो गई। जो ये पहला दिया है दोस्तों, ये हमने करके दिखा दिया। फिर लिख रहा है गुणन की संचयी प्रकृति, गुणन अस्मिता। संचयी प्रकृति का मतलब होता है दोस्तों कि आप 3 में 5 का गुणा करें या 5 में 3 का गुणा करें, दोनों तरह से 15 आएगा और हमारा प्रदर्शित हो जाएगा दोस्तों। तो ये हो गया हमारा। फिर लिखा है दोस्तों अभाज्य और संयुक्त संख्याओं की पहचान। तो संयुक्त संख्याओं की पहचान मतलब जितने बिंदु दिए हैं दोस्तों सभी को जोड़ देंगे, तो संयुक्त रूप से हमारा 15 आएगा दोस्तों। तब भी 15 आएगा, गुणा करने पर भी 15 आएगा। वही कह रहा है कि अभाज्य और ये जो बिंदु है दोस्तों, इसको गिनने पर हमें अगर अभाज्य संख्या है तो ये भी समझ में आएगा, सम संख्या है तो ये भी समझ में आएगा। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, एनसीएफ की बात कर रहा है दोस्तों। गणित की शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य बच्चे की गणितीयकरण की क्षमताओं का विकास करना स्कूली गणित का सीमित लक्ष्य है। स्कूली गणित का सीमित लक्ष्य है लाभप्रद क्षमताओं का विकास करना। कह रहा है दोस्तों कि एनसीएफ 2005 कहता है कि गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चे की गणितीकरण क्षमताओं का विकास करना। गणितीकरण लिख दिया मतलब हर तरह से किसी भी परिस्थिति में हो वो अपने गणित का उपयोग करे दोस्तों, वहाँ चिंतन करे, उसके अनुसार सोचे क्या सही हो सकता है क्या गलत हो सकता है। तो गणितीकरण क्षमताओं का विकास करना दोस्तों। अब आगे लिख रहा है कि स्कूल गणित का सीमित लक्ष्य है। जो स्कूल में गणित पढ़ाई जाती है दोस्तों उसका एक लक्ष्य है, वो भी सीमित है, उससे ज़्यादा नहीं जाना है। वो लक्ष्य क्या है दोस्तों? कह रहा है लाभप्रद क्षमताओं का विकास। ऐसी क्षमताओं का विकास जिससे जहाँ बच्चे को हमेशा लाभ हो गणित के रूप में। गणित का ऐसा विकास करना है कि वो जो अपने जीवन में, अपने दैनिक जीवन या व्यवहारिक जीवन जिसमें गणित का प्रयोग करे उससे लाभ ही लाभ हो दोस्तों। तो यह कह रहा है यह गणितीकरण बच्चे की डांट क्षमताओं का विकास करने की ओर संकेत कर रहा है। यह बच्चे के किस ओर संकेत करने की बात कर रहा है दोस्तों? तो हम बता ही दिए कि अपने जीवन में अपने परिस्थितियों के अनुसार हर जगह गणित का इस्तेमाल करना। इस तरह से हर जगह अपने जीवन में गणित का प्रयोग होता है दोस्तों। तो उसी को कह रहा है, जीवन की बात कर रहा है। ये देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है दोस्तों। पहला ऑप्शन दिया है वर्गमूल और घनमूल निकालने सहित सभी संक्रियाओं को प्रभावी निष्पादन। इसमें जीवन से कहीं संबंधित नहीं आ रहा है दोस्तों। हमारा ऑप्शन नंबर 1 गलत होता है। स्वतंत्र रूप से ज्यामितीय प्रमेयों का निरूपण खाली ज्यामिति का करने से गणित का गणितीकरण नहीं होगा दोस्तों, ये भी ऑप्शन गलत। शब्द समस्याओं को रेखीय समीकरण के रूप में अनुपादित करना, नहीं दोस्तों ये भी गलत है। केवल शब्द समस्याओं को रेखा पर प्रदर्शित कर देने से हमारी गणित पूरी नहीं हो जाती है दोस्तों। यहाँ लिखा है सही, पूर्ण धारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्ष का अनुशीलन। अनुशीलन का मतलब होता है दोस्तों नियमित अध्ययन, और अमूर्तन का संचलन। अमूर्तन यहाँ फिर आ गया दोस्तों, पिछली प्रश्नों में हम बता चुके हैं। अमूर्तन का मतलब जो चीज़ दिखाई न देती है उसके बारे में भी सोचना समझना के लिए गणितीकरण के रूप में चिंतन के लिए गणित को पढ़ाया जाए, ताकि उस जो नहीं दिखाई देता है उसके बारे में भी बच्चे क्या करें, गणितीय रूप से उस पर चिंतन कर सकें। जो चीज़ दिखाई नहीं देती है उसको भी हम कैसे समझे, ये गणितीय विकास के कारण ही हो सकता है दोस्तों। आगे लिखा है और तर्क के बच्चे के संसाधनों का विकास, और
और तर्क के अनुसार बच्चे के संसाधनों का विकास हो। दोस्तों हर जगह वो तर्क लगाएं अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, कहीं भी लाभ हानि को समझे। यही है दोस्तों गणितीय क्षमताओं का विकास। ऑप्शन नंबर 4 सही होता है और 3 आपका गलत होता है। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कक्षा 3 की पाठ्यपुस्तक में से एक समस्या है। कक्षा 3 की पाठ्यपुस्तक है दोस्तों, उसमें एक समस्या है। लिखा है निम्नलिखित समस्या को हल करने के लिए कौन सी गणित संक्रिया का प्रयोग किया जाएगा। समस्या है दोस्तों, एक दूध वाला 10 दिन में 1410 लीटर दूध बेचता है, वह एक दिन में कितने लीटर दूध बेचता है। उपयुक्त सवाल में ब्लूम के संज्ञानात्मक, यहाँ देखिए दोस्तों एक वैज्ञानिक की बात कर रहा है, इसके अनुसार हमें देना है। ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र की किस दक्षता की ओर संकेत कर रहा है। दक्षता मतलब योग्यता। कहने का मतलब है दोस्तों, अगर कक्षा 3 के बच्चे से यह प्रश्न पूछा जाता है तो यह पूछ रहा है कि जो ब्लूम का संज्ञानात्मक विकास है वह बच्चे की किस योग्यता की ओर संकेत कर रहा है। इन ऑप्शनों को देखने से पहले हम ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र को देख लेते हैं कि क्या क्या क्षेत्र हैं। दोस्तों ब्लूम ने क्या कहा है बच्चों के बारे में, आइए देखिए दोस्तों। यहाँ ब्लूम का वर्गीकरण, यहाँ लिखा है ब्लूम का वर्गीकरण। ब्लूम का वर्गीकरण 3 स्तरों पर है दोस्तों। 3 स्तरों का एक समूह है जो श्रेणीबद्ध तथा इसका उपयोग शैक्षिक शिक्षण उद्देश्यों को जटिलता और विशिष्टताओं के स्तरों में वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है। ब्लूम के वर्गीकरण का सिद्धांत बेंजामिन ब्लूम ने 1956 में दिया था। बेंजामिन ब्लूम जो कि अमेरिका के निवासी थे, उन्होंने अपने वर्गीकरण में बालक द्वारा उसके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अधिगम के मुख्य 3 पक्ष बताए। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, पहला है संज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा है भावात्मक या संवेगात्मक पक्ष, तीसरा है गत्यात्मक पक्ष या क्रियात्मक पक्ष। दोस्तों अब देखिए दोस्तों संज्ञानात्मक पक्ष यहाँ दिया है। पहला संज्ञानात्मक पक्ष में क्या क्या था दोस्तों, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। भावात्मक पक्ष में क्या होता है दोस्तों, अधिग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, संगठन, स्वाभिकरण। और क्रियात्मक पक्ष होता है दोस्तों अनुकरण, कार्य करना, नियंत्रण, समन्वय, स्वाभाविकरण। स्वाभाविकरण का मतलब स्वभाव होता है दोस्तों। ये 3 है, संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष। तो हम बस संज्ञानात्मक पक्ष को यहाँ लेकर आए हैं दोस्तों, क्योंकि संज्ञानात्मक पक्ष से ही प्राथमिक में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसी को हम लेके आए हैं दोस्तों। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगी, इसलिए आप इन सब चीज़ों को अपने स्तर से देख लीजिएगा। जो प्रश्न में पूछा गया है उसको हम लेकर आए हैं दोस्तों, उसका विश्लेषण और आगे देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों लिखा है ज्ञान, पहला ज्ञान था। ज्ञान हमें विशिष्टताओं का शब्दावली का ज्ञान, विशिष्ट तथा तथ्यों का ज्ञान, प्रचलन का ज्ञान, जो प्रचलन में चीज़ें होती हैं उसका ज्ञान दोस्तों, पद्धति, सार्वभौमिकता, तथ्यों, सामान्यीकरण, सिद्धांतों तथा संरचनाओं का ज्ञान। उस स्तर पर बच्चा बस ज्ञान को अर्जन करता है दोस्तों, उसी की बात कर रहा है। दूसरा बोध। बोध का मतलब होता है सोचना दोस्तों। बोध में हम अनुवाद को सोचने लगते हैं, कोई अर्थापन, अर्थ भी निकालने लगते हैं कि कोई कुछ कह रहा है तो उसका मतलब क्या है। बहिर्वेशन को लेते हैं, बहिर्वेशन मतलब कि बाहरी परिवेश से जो हम सीखते हैं उसकी बात कर रहा है दोस्तों। तीसरा कह रहा है प्रयोग, वास्तविक स्थितियों में प्रत्ययों, तथ्यों एवं सामान्यीकरण का प्रयोग, वास्तविक स्थितियों में सीखी हुई चीज़ों का प्रयोग करने लगता है दोस्तों, उसी को कह रहा है कि वास्तविक स्थितियों का प्रयोग। चौथा है दोस्तों विश्लेषण, एनालिसिस। इसमें तत्वों का विश्लेषण, संबंधों का विश्लेषण, व्यवस्थित सिद्धांतों का विश्लेषण। यहाँ देखिए दोस्तों आपका आंसर मिल गया यहीं पे, जो दिया है ब्लूम का कि किस स्तर पे बच्चा है, तो इसी स्तर पे बच्चा है दोस्तों। वह विश्लेषण कर रहा है, एक प्रश्न पूछ रहा है उसमें संबंध निकाल रहा है वह दोस्तों, कि 10 दिन में 1410 लीटर दूध बेचता है तो एक दिन में कितना बेचेगा। इस तरह से वो तर्क लगाने लगता है और संबंध बनाने लगता है कि 10 दिन में इतना बेच रहा है तो एक दिन में कितना बेचेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हमारा ऑप्शन मिल चुका है, यहाँ हमारा आंसर मिल चुका है विश्लेषण। विश्लेषण उसमें सही होगा दोस्तों, लेकिन हम सबको देख लेते हैं। 5वां दिया है संश्लेषण। इसमें तत्वों को नए संरचना मतलब नव संरचना में संगठित किया जाता है। इसमें दोस्तों कहा जाता है
संश्लेषण का मतलब होता है दोस्तों कि कोई भी चीज़ सीखी है, उस सीखे हुए चीज़ से नए चीज़ों का प्रयोग करना संश्लेषित कहलाता है दोस्तों। विशेष संप्रेषण की उत्पत्ति, यहाँ विशेष संप्रेषण की उत्पत्ति हो जाती है दोस्तों। संप्रेषण का मतलब होता है एक दूसरे से लगाव, जोड़ना, उसमें संबंध। ये संप्रेषण का मतलब होता है दोस्तों योजना का निर्माण, अमूर्त संबंधों के विन्यास द्वारा व्युत्पत्ति आदि लेते हैं। अमूर्त संबंधों का ज्ञान हो जाता है दोस्तों। कहने का मतलब है जो चीज़ें दिखाई देती है उसको हम देखें, बाद में उसको क्या करते हैं, उसके अंदर की चीज़ों को जानते हैं। जैसे आप शारीरिक अंग को ही ले लें दोस्तों, तो बाहर से दिखाई देता है कान, नाक, हाथ, पैर, त्वचा, लेकिन अंदर की भी चीज़ जो पेट की क्रियाएं होती हैं वो अमूर्त होती हैं दोस्तों। उसके बारे में जानने सोचने लगता है बच्चा, तो वो संश्लेषण कहलाता है दोस्तों। फिर कह रहा है मूल्यांकन। इसमें विशिष्ट उद्देश्य के लिए संदर्भ सामग्री का मूल्य निर्धारण होता है। इसमें आंतरिक प्रमाणन के संदर्भ में निर्णय तथा बाह्य प्रमाणन के संदर्भ में निर्णय लिया जाता है। मूल्यांकन का मतलब होता है दोस्तों कि बच्चा जो सीख चुका है, जो चीज़ें सीख चुका है, उसके लिए परीक्षा हम जब लेते हैं तो वो कितना कर पा रहा है, कितना पा रहा है, उसमें उसी का मूल्यांकन होता है दोस्तों। उसको मूल्यांकन कहते हैं। उसी को कह रहा है कि विशिष्ट उद्देश्यों के लिए संदर्भ सामग्री का मूल्य निर्धारण। इसमें आंतरिक प्रमाण के संदर्भ में निर्णय, मतलब कि दोस्तों अंदर मन से भी ये होता है कि हम कोई लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं तो उसको हमें हासिल करना है। फिर बाहर की तरफ से भी हम सोचते हैं, बाह्य प्रमाण की तरफ से ही सोचते हैं कि इस निर्णय को हासिल कर लेंगे तो कितना फायदा होगा। ठीक है दोस्तों, ये रहा आज का हमारा प्रश्न दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सभी को यह समझ में आया होगा दोस्तों। अगर आपको लगता है कि कुछ कमियां हैं दोस्तों तो उसको कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हम सुधार कर सकें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।